नमस्कार विद्यार्थियों। आज काफ़ी दिन बाद आप लोगों के सामने आने का मौका मिला है। 2024 के इस वर्ष में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं और आगामी होने वाली वार्षिक परीक्षाओं की शुभकामनाओं के साथ और आपकी तैयारी को और ताकत देने और आपकी तैयारी में और सहयोग प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी वीडियो की श्रृंखला के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को जो मैं पिछले साल भी लेके आया था, उसी क्रम में अब मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पढ़ाए गए सारे प्रश्न और जो उसके संबंध में दी गई जानकारी वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनको आप पूरी तन्मयता और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक, मैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए, और वीडियो देर से आ रहा है, इसके लिए आप सभी से जो है सॉरी कहना चाहेंगे। कुछ कारण थे जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं फिर से आपके बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को शुरू कर रहा हूं। और सिर्फ ये एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो रहेंगे जिनको आपके एग्ज़ाम के लिए ही बनाया गया है, इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं आप इससे पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे संबंधित मैं सही जवाब या जैसे भी जवाब की अपेक्षा आपसे करता हूं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में अक्सर परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाता है। अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न आएगा कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बताइए। तो देखिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं जो आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में कि वो कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो पूरा समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये 9 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का जो पूरा समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये 9 राज्यों से होकर गुजरता है। 9 राज्य समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं 9 राज्यों में भारत के बंदरगाह प्रमुख रूप से स्थित हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है, बंदरगाहों का उपयोग और बंदरगाहों की आवश्यकता ये तटवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित है, जिनके माध्यम से व्यापार किए जाते हैं। बंदरगाह का मतलब होता है समुद्र तट पे स्थित ऐसे क्षेत्र जहां पे पानी के बड़े बड़े जलयान उपस्थित हो सकें, खड़े हो सकें, अपना लंगर डाल सकें, जहां से उन वस्तुओं को उस पर अच्छे से लादा जा सके और उन वस्तुओं को अच्छे से उतारा जा सके। तो ये स्थान वो ज़्यादा बढ़िया होगा जो प्राकृतिक रूप से ऐसे तट क्षेत्र जो ज़्यादा गहराई तक, जो ज़्यादा तटवर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा गहराई तक होते हैं। तो स्वाभाविक है, जब ज़्यादा गहराई तक वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पे कोई भी समुद्र का बड़ा बड़ा जलयान आके आराम से खड़ा हो सकता है। वो वहाँ मिट्टी में या दलदल में धंसेगा तो नहीं। तो ऐसे क्षेत्र को प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से ये तटवर्ती क्षेत्र इतना गहरा और उत्तम है कि यहाँ पे बड़े बड़े जलयान आके खड़े हो सकते हैं। ठीक, ऐसे बंदरगाहों को प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। और कुछ जगहों पे सरकार के प्रयास के माध्यम से ऐसे बंदरगाहों का विकास किया गया है जिसके तटवर्ती क्षेत्रों को गहरा करके वहां बड़ी बड़ी नावों को तटीय क्षेत्रों में लाया जाता है, जिससे वस्तुओं की लदाई और वस्तुओं का उतारना, ये दोनों काम सुगमता से हो सके। ठीक, भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जिनके संबंध में परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। उसी श्रृंखला में मैं कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पहला बंदरगाह हम शुरू करते हैं भारत के पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह से, जिसका नाम है कांडला। कांडला बंदरगाह जो होता है, जिसे कांडला बंदरगाह भी कहते हैं, ये है हमारे देश के गुजरात राज्य में। तो कांडला बंदरगाह देखिए, ये भारत के गुजरात राज्य में है। तो ये कांडला बंदरगाह कहाँ होगा? गुजरात। ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो क्षेत्र है ये कांडला बंदरगाह का है। ठीक, ये जो गुजरात का क्षेत्र है ये गुजरात है। आप ध्यान से देखिएगा, ये गुजरात का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है।
ये जो मैंने बताया ये नक्शे में ये गुजरात का क्षेत्र है और यहीं पे कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह आप कहाँ दिखाएंगे? गुजरात के क्षेत्र में दिखाएंगे। ठीक, गुजरात का क्षेत्र कहाँ है? ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित तटीय, जो पहला तटीय राज्य है वो है गुजरात, वहीं पे कांडला बंदरगाह स्थित है। ये भारत का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा बंदरगाह हम उसको देखेंगे मुंबई। मुंबई, जो मुंबई है ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के पास ये मुंबई बंदरगाह है। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुगम्य बंदरगाह है। क्यों सुगम्य कहा जाता है? क्योंकि ये बंदरगाह प्राकृतिक रूप से इसके तटीय क्षेत्र पे इतनी गहराई है कि बड़े बड़े जलयान, बड़े बड़े शिप जो हैं वो आके खड़े हो सकते हैं, यानी डॉक हो सकते हैं। ऐसे जहाज़ों में वस्तु सामानों का उतारना और चढ़ाना बहुत सुगम्य होता है। ठीक, इसलिए ऐसे बंदरगाहों को प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। तो ये कहाँ है? मुंबई। मुंबई बंदरगाह की आप स्थिति देख लीजिए, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में ये मुंबई बंदरगाह हो गया। ठीक, उसके बाद आएगा दूसरा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ये क्या है? ये जो मुंबई बंदरगाह है ना, जैसे मुंबई बंदरगाह के एक तरफ मुंबई बंदरगाह और दूसरे तटीय क्षेत्र में उसके उस पार का जो तटीय क्षेत्र है उसी को जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहा जाता है। ये भी भारत का प्रमुख बंदरगाह है। इसको मुंबई बंदरगाह के बाद सुविधा के लिए बनाया गया, क्योंकि मुंबई बंदरगाह पे इतना ज़्यादा वस्तुओं का जो है आयात निर्यात होता था, इतना ज़्यादा वस्तुओं का वहाँ से आयात निर्यात होता था कि उस बंदरगाह पे बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा था। तो उसके भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन का विकास किया गया। ठीक, ये कहाँ है? मुंबई बंदरगाह के पास ही ये भी बंदरगाह स्थित है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं मार्मा गोवा। मार्मा गोवा, मार्मा गोवा बंदरगाह, ये बंदरगाह जो है, देखिए ये महाराष्ट्र राज्य, देखिए महाराष्ट्र राज्य की ये सीमा है ना, तो महाराष्ट्र राज्य की सीमा और ये कर्नाटक राज्य की सीमा, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य की सीमा के बीच में एक छोटा सा राज्य है जिसको गोवा कहते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच में एक छोटा सा राज्य है जिसको गोवा कहते हैं। इस राज्य को, इसको गोवा कहते हैं। ठीक, तो गोवा में क्या है? ये गोवा राज्य है। तो गोवा राज्य में मार्मा गोवा बंदरगाह है। मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ? महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये गोवा राज्य में मार्मा गोवा बंदरगाह है। मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ है? गोवा राज्य में है। ठीक, उसके बाद हम आएंगे अगले कड़ी में न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर नाम का जो बंदरगाह है ये कहाँ पे है? तो हम ध्यान देंगे, न्यू मंगलौर नाम का जो बंदरगाह है, देखिए आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने दक्षिण, जैसे ये नक्शा का नीचे का हिस्सा था जो दिखाई नहीं दे रहा था, नक्शे का नीचे का हिस्सा था जो दिखाई नहीं दे रहा था, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। इस दक्षिणी हिस्से में गोवा राज्य के जस्ट नीचे ये कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक राज्य में ही न्यू मंगलौर बंदरगाह है। ठीक है, न्यू मंगलौर बंदरगाह है कहां पे? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में ही न्यू मंगलौर बंदरगाह है, ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलौर बंदरगाह है। अब क्या है? अब आप ध्यान दीजिए, कर्नाटक के जस्ट नीचे हम आते हैं तो ये एक पतला सा श्रृंखला दिखाई देती है इस राज्य की। ये एक राज्य दिखाई देता है ऐसा, जो अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्र में, ये राज्य देख रहे हैं ना आप लोग, ये ऐसे इस तरीके से लाल कलर का दिखाई दे रहा है। इस राज्य को बोलते हैं केरल। तो केरल में एक सबसे प्रमुख बंदरगाह है जिसे बोलते हैं कोचीन। कोचीन, ये देखिए केरल में एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे कोचीन बोलते हैं। ठीक, कोचीन बोलते हैं, इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, क्योंकि अरब सागर में अगर जो व्यापार करना है तो इस बंदरगाह को सबसे प्रमुख स्थान देना होता है, और इसी बंदरगाह के माध्यम से सबसे ज्यादा व्यापार क्या होता है? अरब सागर में होता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में। ये पीला राज्य देख रहे हैं आप लोग, ये तमिलनाडु, ये जो पीले रंग का राज्य है ना, ये पीला राज्य आप लोग देख रहे हैं, ये पीला राज्य है। ये जो पूरा राज्य है ये वाला,
ये जो पूरा राज्य है पीले रंग का, ये आप देख रहे हैं सबसे दक्षिणी में, इसे बोलते हैं तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है उसे बोलते हैं तूतीकोरिन। तमिलनाडु राज्य में ये तमिलनाडु राज्य का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है, तमिलनाडु राज्य का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है उसे बोलते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? ये हिंद महासागर में आता है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये हिंद महासागर में आता है। ये मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। उसी मन्नार की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में ये तूतीकोरिन बंदरगाह है। ठीक, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में है, जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक, जो हिंद महासागर का हिस्सा है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। अब जब यहाँ आएंगे हम आएंगे तो आपको दिखाएंगे हम इसी तमिलनाडु राज्य में ही तूतीकोरिन के बाद, तमिलनाडु राज्य में ही तूतीकोरिन बंदरगाह के बाद जो है चेन्नई बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह के बाद चेन्नई बंदरगाह है। जो चेन्नई बंदरगाह क्या है? चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु की राजधानी भी है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य की राजधानी भी है। और तमिलनाडु राज्य में एक तूतीकोरिन बंदरगाह हो गया और एक चेन्नई बंदरगाह हो गया। ठीक, उसके बाद अब हम आएंगे, देखिए जब हम फिर बात करते हैं, फिर विशाखापत्तनम राज्य आता है। ये राज्य जो है विशाखापत्तनम, फिर ये लाल कलर का ये राज्य जो है ये विशाखापत्तनम है। ये जो राज्य है ये विशाखापत्तनम है। ये आंध्र प्रदेश जो है, ये आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसका जो प्रमुख बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम है। आंध्र प्रदेश, ये रेड वाला जो राज्य है ना, इसे आंध्र प्रदेश स्टेट कहते हैं। इस आंध्र प्रदेश स्टेट का जो, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद हो गई। और इसका जो प्रमुख बंदरगाह हो गया वो हो गया विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम हो गया। उसके बाद हम आते हैं उड़ीसा। ये राज्य आप देख रहे हैं, ये ओडिशा राज्य है। ये ओडिशा राज्य है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य में जो प्रमुख बंदरगाह है, उड़ीसा राज्य में जो प्रमुख बंदरगाह है ये, ठीक, ये उड़ीसा राज्य है। आप देख रहे हैं उड़ीसा राज्य में जो प्रमुख बंदरगाह है वो पारादीप है। उड़ीसा राज्य का प्रमुख बंदरगाह पारादीप है। उड़ीसा राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह है वो पारादीप है। ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह है वो पारादीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद हम आते हैं, पारादीप के बाद आते हैं कलकत्ता। ये आ गया, अरे पश्चिम बंगाल राज्य, ये पश्चिम बंगाल राज्य आ गया। ये पश्चिम बंगाल राज्य आ गया। अब पश्चिम बंगाल राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह है, देखिए उसे बोलते हैं हल्दिया। पश्चिम बंगाल राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह है वो हल्दिया। असल में जो हल्दिया बंदरगाह है ये हुगली नदी के तट पे स्थित है। जो हल्दिया बंदरगाह है ये गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है हुगली। उसी हुगली नदी के तट पे स्थित है हल्दिया बंदरगाह। तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक, और इसके अलावा भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का जो भारतीय क्षेत्र पड़ता है, देखिए ये हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये वाला। जैसे ये देखिए, ये भारत का ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसी द्वीप समूह में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो इस पोर्ट ब्लेयर को बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो भारत के प्रमुख बंदरगाहों की श्रृंखला में पोर्ट ब्लेयर भी आता है। ठीक, अच्छा, अब चलते चलते एक और जानकारी आप लोगों को दे दें। भारत अभी हाल ही में, आप लोग इस समय न्यूज में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा आप लोग को कि भारत का जो लक्षद्वीप है, प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा किए हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये अभी हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा किए हुए हैं। तो लक्षद्वीप की यात्रा करने के साथ साथ भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन का विकास होगा और इस द्वीपीय राज्य में
भी पर्यटन का विकास होगा। ये जो है मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीपों, मूंगा चट्टानों से निर्मित इस द्वीप का विकास हुआ है, लक्षद्वीप का। मूंगा एक प्रकार के जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, जो समुद्र के परितंत्र के लिए, समुद्र के परिस्थिति तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक और उपयोगी होते हैं। मूंगा की चट्टानों से निर्मित जो है इन द्वीपों की श्रृंखला का विकास हुआ है। और इस द्वीप के पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के चलते हमारा जो तटवर्ती देश है मालदीव, उसके साथ विवाद की स्थिति बढ़ गई है। ठीक, लेकिन मालदीव के साथ भारत का जो सबसे नज़दीकी क्षेत्र पड़ता है उसे मिनिकॉय कहते हैं। ठीक, उसे मिनिकॉय कहते हैं, जो 8 डिग्री चैनल, जैसे 2 देशों को समुद्र क्षेत्रों में बांटने वाली लाइन को चैनल कहते हैं। ठीक ना, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है भारत के मिनिकॉय राज्य को मालदीव के देश से। मालदीव से अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल भारत का जो लक्षद्वीप है उसका जो दक्षिणी द्वीप है उसे बोलते हैं मिनिकॉय। उस मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है मालदीव देश से 8 डिग्री चैनल। ठीक ना, तो इस तरीके से ये एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हम आपको देना उचित समझ रहे थे। अब इस तरीके से जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। अब क्या करेंगे, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, वो ये हैं कि भारत में जो रेल क्षेत्र है, भारत में जो रेलवे का क्षेत्र है, भारत में जो रेलवे है उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत का जो रेल क्षेत्र है यानी रेलवे का जो खंड है, जो रेल खंड है, उसको 18 भागों में बांटा गया है। भारत के रेलवे खंड को 18 भागों में बांटा गया है। और वो 18 भाग कौन कौन से हैं और उनका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कौन कौन सा है वो यहां देखेंगे, जल्दी जल्दी से देखेंगे उसको। देखिए, उत्तर रेलवे, जिसे उत्तर रेलवे कहा जाता है, तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर बोलते हैं, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, वो नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। उसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका शहर गोरखपुर है। गोरखपुर को पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। तो आपका गोरखपुर शहर कहाँ है, ये आपका आ गया, ये गोरखपुर जो हो गया ये पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। उसके बाद पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय, पूर्वी सीमांत जो पूरब हो गया, और सीमांत रेलवे का मुख्यालय हो गया गुवाहाटी यानी असम में है। पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी यानी असम में है। ठीक, उसके बाद आ जाता है पूर्वी रेलवे। जब हम पूर्वी रेलवे की बात करते हैं, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो गया कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता शहर को कहते हैं। उसके बाद आता है दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिणी पूर्व यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता। साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता ही है। और जो है पूर्वी रेलवे जिसको बोलते हैं उसका मुख्यालय भी कोलकाता है, और दक्षिणी पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता है। उसके बाद दक्षिणी मध्य रेलवे ये कहाँ है, सिकंदराबाद में है। दक्षिणी मध्य रेलवे ये सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय यानी दक्षिण और मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आते हैं दक्षिणी रेलवे। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये चेन्नई में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। उसके बाद मध्य रेलवे जिसको बोला जाता है मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद आते हैं पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे का भी मुख्यालय क्या है, ये भी मुंबई है। पश्चिम रेलवे का भी मुख्यालय मुंबई है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी का रेलवे, देखो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है ये हुबली है। हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है, जो कहाँ है, कर्नाटका में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली कहाँ है, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। उसके बाद आता है पश्चिम मध्य रेलवे।
पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, यानी मध्य प्रदेश। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। उसके बाद आते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ में है। बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो हमने यहाँ दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है? पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, ये पूरब का एरिया, और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय क्या है? भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। उसके बाद आते हैं पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, कहाँ? बिहार में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है, ठीक। उसके बाद कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो ये कहाँ है? स्वाभाविक है, कोलकाता में ही है। उसके बाद दक्षिणी तट रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे, दक्षिणी तट रेलवे, दक्षिणी तट रेलवे की राजधानी विशाखापत्तनम। दक्षिणी तट रेलवे की राजधानी विशाखापत्तनम। दक्षिणी तट रेलवे की राजधानी विशाखापत्तनम। इस प्रकार से रेलवे को कुल 18 उपखंडों में विभाजित किया गया है, जिसको हमने यहाँ मानचित्र पे दर्शा के आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने हम लेके आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ये आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संस्थान, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संस्थान कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है या बनाई जाती है, जहां पे परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। यानी भारत का जो तापीय रिएक्टर है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु ताप भट्टियां कहां कहां पे हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो देखिए, सबसे जरूरी तो आप जान लीजिए, आपके राज्य उत्तर प्रदेश में, आपके राज्य उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है? नरौरा है। वो कहाँ है? नरौरा। और ये नरौरा कहाँ है? ये बुलंदशहर में है। नरौरा ये बुलंदशहर में है। तो ये देखिए, नरौरा कहाँ है? ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर कहाँ? उत्तर प्रदेश में नरौरा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है नरौरा नामक स्थान पे। ये नरौरा नामक स्थान कहाँ पे है? ये बुलंदशहर में है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं, फिर उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं हरियाणा में। हरियाणा राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। किस जगह पे? गोरखपुर नाम का एक स्थान है हरियाणा राज्य में, वहां पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है हरियाणा राज्य का। हरियाणा राज्य में एक गोरखपुर नाम का स्थान है, और इस गोरखपुर नाम के स्थान पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक। उसके बाद आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है? रावत भाटा है ना। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जहां पे है उसका नाम है रावत भाटा। उसके बाद है, ये कहाँ? चित्तौड़गढ़ जिला है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद है, फिर है काकरापारा। गुजरात में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, एक और परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम है काकरापारा नाम का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये गुजरात राज्य में है। काकरापारा नाम का परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में है। अच्छा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो तारापुर और जैतापुर। महाराष्ट्र में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक तारापुर और एक जैतापुर। महाराष्ट्र में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, एक तारापुर एक जैतापुर, ठीक ना। तारापुर और जैतापुर ये महाराष्ट्र राज्य के परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। उसके बाद आते हैं हम कर्नाटका में। कर्नाटक राज्य में जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है कैगा।
जो कर्नाटक राज्य का प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको कैगा कहते हैं। कैगा नाम का परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य में है। ठीक, उसके बाद आते हैं तमिलनाडु राज्य में। भारत के तमिलनाडु राज्य में दो प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, एक कल्पक्कम है और एक कुडनकुलम है। भारत के तमिलनाडु राज्य में दो प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, एक कुडनकुलम है और एक कल्पक्कम है। एक कुडनकुलम और दूसरा कल्पक्कम, ये दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। उसके बाद आते हैं हम, ये प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। इनके अलावा जो हैं ये आपके परीक्षा में आने की कम संभावना है, लेकिन जिनके परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना थी, ऐसे जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र उनके बारे में हमने आपको बताया। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, चाहे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की जिनकी पूरी संभावना है। आप इनका रिवीजन करिएगा, सुनिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। कोई प्रश्न होगा तो आप उसको जरूर कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके आप जवाब कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करिएगा। अब हमें बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, ठीक, और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम, दो प्रश्न। उसके बाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम, भारतीय गवर्नर जनरल है, ठीक। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न जो है वो ये है, भारत के आज किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है। आज 12 जनवरी को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और कोई चीज़ अगर जो आपको नहीं समझ में आ रही है या जो है सुनने समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछेंगे। ओके, गुड लक।